वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में। और आज अपना है लेक्चर 15। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे ग्राउंड वाटर में एक्वीफर्स के बारे में। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर का थर्ड पार्ट है और पार्ट थर्ड है ये, और इसमें सेकंड पार्ट है एक्वीफर्स का। ठीक है, अब आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट द कन्फाइंड एक्वीफर्स में अनस्टेडी स्टेट, दैट इज द थीम थीस इक्वेशन। देन अपन बात करेंगे कूपर जेकब मेथड के बारे में, देन थीस टाइप कर। ठीक है, देन अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर यूजिंग द ड्यूप्यूट अजम्पशन। ठीक है, तो ए वन बाई वन अपन एक एक स्लाइड में उसको डिस्कशन करते हैं। तो अपन ने बात की थी स्टेडी स्टेट कंडीशन की। स्टेडी स्टेट कंडीशन तब आती है जब ड्रा डाउन विल नॉट द फंक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ड्रा डाउन जब कांस्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपने पास ये की कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है, ये इम्परमेबल लेयर है और ये नीचे भी बेड रॉक है या इम्परमेबल लेयर है। ठीक है, और अपन यहाँ पर कोई है वेल है जिसको पंप आउट कर रहा है। ओके, क्यू रेट से। ठीक है, अगर अपन जो उसका पंपिंग रेट है उसको कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब अपना, जैसे मान लीजिए कि ये एक अपने पास इनिशियल वाटर लेवल था उसमें, और ये अपने पास था फाइनल वाटर लेवल। ठीक है, ये पंपिंग वाटर लेवल हो गया और ये अपने पास हो गया इनिशियल वाटर लेवल, और इस दोनों के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, ड्रा डाउन, दैट इज द एच डब्ल्यू। ठीक है, तो अपने क्या होता है कि जब पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है, बट ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि जब जो ये ड्रा डाउन है वो कांस्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर कांस्टेंट क्यू से अगर अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी विनिसिटी ऑफ द वेल है या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का जो पानी है वो इसको फिलअप कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्लेनिश कर रहा है, तो इसका रेट और इसका रेट अगर इक्वल होगा तो ये जो ड्रा डाउन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन स्टेडी स्टेट में क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट होगा वो रेट ऑफ डिस्चार्ज के बराबर होगा, और जो ड्रा डाउन है वो कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, द स्टेडी कंडीशन रिक्वायर द मोर टाइम, सो वी यूज द फ्लो इक्वेशन फॉर द अनस्टेडी स्टेट फॉर कंप्यूटिंग द इक्विफर पैरामीटर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो ड्रा डाउन अचीव होने, सॉरी, ये स्टेडी स्टेट अचीव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अपन को कंटिन्यूअसली पंपिंग करना पड़ता है, उसकी रीडिंग लेना पड़ता है और देखते रहते हैं, अपन ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ड्रा डाउन कब कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ड्रा डाउन कांस्टेंट होगा तब एक स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी। देन अपनी जो रीडिंग आएगी क्यू की, एस की और डिफरेंट रीडिंग्स अगर अपनी आएगी, अपन जो लेंगे उस रीडिंग का यूज करके ये अपन एस और टी को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड्स फॉर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, जो स्टेडी स्टेट कंडीशन के जो मैंने मेथड्स आपको बताया था उसमें पंपिंग डेटा का यूज करके ये कंडीशन आने के बाद ही अपन टी के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। ओके, तो अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, द ड्रा डाउन विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब क्या होगा, अब अपना जो ड्रा डाउन है कांस्टेंट क्यू से अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, बट ड्रा डाउन जो है विद टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजेस विद टाइम। ठीक है, सो इवन द पंपिंग रेट इज कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि जो पंपिंग रेट है वो हमेशा ज्यादा रह रहा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। इस कारण से ये ड्रा डाउन कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। ओके, तो इन स्टेडी स्टेट कंडीशन वी ओनली कंप्यूट टी नॉट एस। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपन आपने देखे थे कि अपने पास जो फॉर्मूलेस थे उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटिविटी ही कहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपन स्टोरेज कोफिशिएंट फाउंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक्वीफर पैरामीटर्स अगर अपन को कोई भी एनालिसिस करना है किसी भी एक्वीफर्स का थ्रू द पंपिंग डेटा, तो अपन को दोनों की प्रॉपर्टी, उसकी दोनों प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है, तो अपन स्टेडी स्टेट में सिर्फ टी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टोरेज कोफिशिएंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण से अपन ने अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में भी जो है एनालिसिस करेंगे अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में। बट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रा डाउन कांस्टेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसलिए अपन को कुछ ग्राफिकल और अदर अप्रोचेस की यूज पड़ती है, अदर एजम्पशंस का अपन यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस इन सच केसेस। ठीक है, इन अनस्टेडी स्टेट केसेस। ओके, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका सॉल्यूशन दिया था वो थाइस ने दिया था। ठीक है, थीस या थाइस इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो उनने इंट्रोड्यूस किए थे एक नया पैरामीटर, उसमें ड्रा डाउन इज इक्वल टू होता है क्यू अपन 4 पाई टी डब्ल्यू। डब्ल्यू था एक वेल फंक्शन। ठीक है, एक नया पैरामीटर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, और एक एक दूसरा फंक्शन दिए थे यू। यू का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर एस अपन 4टी। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स है इक्वेशन ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो इन्हें दो पैरामीटर नए इंट्रोड्यूस किए थे, डब्ल्यू यू और यू का। ठीक है, तो इनने क्या है कि कुछ टेबल ऐसे दिए थे जिसमें कैलिब्रेटेड वैल्यू थी डब्ल्यू यू और यू के लिए। ठीक है, तो कोई भी यू के अपन करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल का भी यूज करके कोई भी यू के लिए अपन जो करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू यू वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं,
और इनने एक इक्वेशन भी प्रपोज की थी डब्ल्यू और यू के लिए, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम यू टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, ठीक है। और इन्होंने इस सीरीज में इसको एक्सपांड किए थे, ठीक है, अप टू द एन। ओके, तो ये इक्वेशन का यूज करके या फिर इस टेबल का यूज करके या फिर इस ग्राफ का यूज करके अपन यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है। सॉरी, डब्ल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ यू, ठीक है। बट अपन को इसमें देखना है यू का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर अपॉन 4टी, ठीक है। तो इसमें अपने पास आर स्क्वायर एस और 4टी अपन को मिल जाएगा, बट यहाँ पर ट्रांसमिटिविटी भी आ रही है, ठीक है। तो अपन को ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको अगर अपन फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू कैलकुलेट हो जाता है। कोई भी यू के लिए अपन कोरोस्पॉन्डिंग डब्ल्यू की वैल्यू ले लेते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल, बाय यूजिंग दिस ग्राफ या बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अपने पास डब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है। डब्ल्यू की वैल्यू आने के बाद में अपन को ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू चाहिए एज वेल एज द क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक। क्यू तो अपन फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रांसमिटिविटी जो कि पैरामीटर होता है, प्रॉपर्टी होती है एक्विफर की, उसको फाइंड आउट करने के बाद में ड्रा डाउन अपन को इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें अपन देख के रहे हैं कि अपन को जो फाइंडिंग हो रही है वो ड्रा डाउन की हो रही है। ड्रा डाउन अपन वैसे ही पंपिंग डेटा से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है इसकी। तो प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, इसका प्रोसीजर है सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है एस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन बाय नोइंग द एस एंड टी, ठीक है। तो ये ड्रा डाउन अपन इसमें मेजर कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके, इस अप्रोच का यूज करके, अगर अपन को स्टोरेज कोफिशिएंट और ट्रांसमिटिविटी पता हो तो, ठीक है। बाय नोइंग द टी एंड एस वी कैलकुलेट द यू, ठीक है। तो अपन को टी और एस का पता है, तो अपन को पता है यू इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर एस अपॉन 4टी, ठीक है। यहाँ पर एस अपने पास स्टोरेज कोफिशिएंट, टी अपने पास ट्रांसमिटिविटी, एस और टी पता हो तो यू निकाल लेंगे। देन अपने फाइंड डब्ल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ द यू एंड बाय नोइंग द क्यू वी कैन फाइंड आउट द एस, ठीक है। तो अपन एस की जो ड्रा डाउन की वैल्यू वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन इसमें भी यही है कि अपन एस और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग द पंपिंग डेटा, तो क्योंकि पंपिंग डेटा में अपने पास ड्रा डाउन की वैल्यू अपन को वैसे ही पता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच का यूज करके अपन एक्विफर पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते। तो इसी का एक मॉडिफिकेशन दिए थे कूपर जैकब ने, इस लिमिटेशन को देखते हुए उनने प्रपोज किए थे एक नया एजम्पशन। उनने ये बोले थे, जैकब अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको, जैकब ने अप्रोक्सीमेट किए थे कि यू की वैल्यू अगर 0.01 से लेस रहे, ठीक है, जो भी यू की वैल्यू यू 0.01 से लेस रहे, इसका भी हालांकि एक है इक्वेशन। अगर मान लीजिए कि अपन मान लेते हैं कि यू इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर एस अपॉन 4टी, ठीक है। तो अगर अपन एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें एस वर्सेस ड्रा डाउन के लिए, ठीक है, ये अपने पास है, सॉरी, ड्रा डाउन वर्सेस टाइम के लिए एस अपने पास ड्रा डाउन और टी है अपने पास टाइम, इस टाइप का ट्रेंड आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो ड्रा डाउन इंक्रीज होता देन बहुत आगे जाके ये है स्टेडी स्टेट कंडीशन में आता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में मतलब होता है कि ड्रा डाउन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। यहाँ पर जो है ड्रा डाउन इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, ओके। तो ये कंडीशन अपन बोल सकते हैं, ये जो लाइन बन रही है अनस्टेडी स्टेट की, ओके। जो जैकब अप्रोक्सीमेशन है यू शुड बी लेस देन 0.01, इसका मतलब ये है कि यू अपन को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी की, इस इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर यू की वैल्यू बहुत कम लेना है तो टी की वैल्यू अपन को बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर द लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अपन को इस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ग्राफ की जरूरत भी पड़ेगी, और इस ये कंडीशन भी है जैकब अप्रोक्सीमेशन की कि अपन को जो टी की वैल्यू है वो बहुत लार्ज होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से अपन को समझ में आ रहा है कि यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के लिए। अगर बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ यू है तो इसका मतलब है कि 1/t है, ठीक है, मींस वी नीड द वैल्यूज ऑफ द ड्रा डाउन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम के लिए अपन को पंपिंग करना पड़ेगा और ड्रा डाउन की वैल्यू और टाइम की वैल्यू अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही अपन ये कर्व जनरेट कर पाएंगे। और इस कर्व में भी अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो अर्ली डेटा होगा, ठीक है, अपन कर्व में भी इजीली देख सकते हैं कि ये बाद में एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि बहुत स्कैटर्ड पॉइंट है, बाद में ये थोड़े एक ट्रेंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये जो अप्रोक्सीमेशन को जो है फॉलो कर रहा है, जैकब मेथड के अप्रोक्सीमेशन को फॉलो कर रहा है, बट ये जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपन को जो भी कैलकुलेशन करना है वो इस, पहले तो अपन एस और टी के वर्सेस ग्राफ देखेंगे, ठीक है, पंपिंग डेटा से, और अपन देखेंगे इस टाइप का ट्रेंड मिल रहा है कि नहीं। ट्रेंड मिलने के बाद ही इस डेटा का यूज करके अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जैकब अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट किए थे कि अगर यू की वैल्यू होगी लेस देन 0.01, तो अपने पास जो एक्सपांशन सीरीज है डब्ल्यू और यू की, हम आपको मैंने पहले बताया था कि जो इंटीग्रेट करने के बाद एक्सपांशन सीरीज प्रपोज किए थे, ये सिर्फ 2 स्टेप तक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ये वैल्यू बहुत निग्लिजिबल हो जाएगी, ओके। तो अगर इसको अपन पुट करें और इक्वेशन मॉडिफाइड करें तो अपन ये बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू 4 पाई टी, अपने पास एस इज इक्वल टू होता है क्यू अपन 4 पाई टी,
ठीक है, ये है जो ड्रॉडाउन वाला है, मल्टीप्लाई बाय द डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ करें और लॉग को ट्रांसफर करें तो अपन को इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर अपन लॉग ये जो एस है इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, स्लोप ले लें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द लॉग टी, ठीक है, तो डी एस अपॉन डी लॉग टी, ये टोटल टर्म हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि लॉग टी में अपन ने लिया है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये टोटल एल एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो अपन ये बोल सकते हैं डी एस अपॉन डी लॉग टी इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई टी, ठीक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू होगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय द क्यू अपन 4 पाई डी एल। डेल एस क्या है अपने पास, डी एस अपॉन डी लॉग टी। ये अपन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपने पास एस वर्सेस टी का डेटा है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि अपन एस वर्सेस टी का डेटा है, अगर सेमी लॉग पेपर में अगर अपन जहां पर लॉग साइड में टाइम को लें, ठीक है, और ये ड्रा डाउन है उसको अपन एक्स वाई एक्सिस में लें, ठीक है, और जो भी अपने पास ग्राफ बने इसमें कोई भी एक लॉग साइकिल मान लीजिए यहाँ 0 से लेकर फिर है अपने पास 10, फिर अपने पास है 100, फिर अपने पास है 1000, इसी टाइप से होता है ना लॉग पेपर, और यहाँ पर होगी नॉर्मल वैल्यू जैसे 0.1, देन होगी 0.2, 0.3, ठीक है, अगर सेंटीमीटर बात मीटर बात करेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है, इस टाइप से ये वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्केल है, लॉग स्केल है। अगर कोई भी एक लॉग साइकिल मान लीजिए 10 और 100 के बीच में अगर अपन देख रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये जो कर्व जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये स्लोप जो जनरेट कर रहा है, ये जो स्लोप होगा ये होगा डेल एस, ठीक है, तो ये डेल एस को अपन निकालने के बाद में क्यू अपन को पता है, तो अपन ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे और आप समझा दूंगा मैं आपको। तो मान लीजिए कि अगर अपने पास एस वर्सेस टी का डेटा है, तो एस वर्सेस टी का डेटा जो है अपन लॉग पेपर में, सेमी लॉग पेपर में करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉग साइकिल है, लॉग के पैरामीटर, ये वाला जो पैरामीटर वाई एक्सिस में वाले में ये सिंपल ड्रा डाउन की रीडिंग्स है। ओके, तो कोई भी जैसे इन्हें 100 और 1000 एक लॉग स्केल थी, ठीक है, जिसमें लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो उसके लिए जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर लिए थे, तो इससे स्लोप फाइंड आउट करने के बाद में अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द एस वर्सेस लॉग टी वी कैन फाइंड आउट डेल एस। ओके, डेल एस फाइंड आउट करने के बाद में अपन ट्रांसमिटिविटी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपकी कंडीशन ये है कि जो लॉग साइकिल में डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको भी आप जो आगे वाले डेटा होंगे उसी में यूज करना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो जैकब अप्रोक्सीमेशन है वो अर्ली डेट ऑफ टी के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए नीचे वाली लॉग साइकिल्स के लिए आप यूज मत करिएगा। जो अपर डेटा है जिसमें एक प्रॉपर ट्रेंड बन रहा है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर ट्रेंड बन रहा है, तो इसी डेटा में है जो है आप जैकब अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसी डेटा के लिए आप जो डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर अब अपन को फाइंड करना है स्टोरेज कोफिशिएंट। स्टोरेज कोफिशिएंट क्या है कि सिंपल अगर अपने पास एस वर्सेस टी का अपने पास डेटा है, ठीक है, ड्रॉडाउन वर्सेस टाइम का, ठीक है, तो इस टाइप से एक ट्रेंड आ रहा आप देख रहे हैं, तो अगर इस लाइन को आइडियलाइज करें एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को जो अपन ने एक्सटेंड करके कोई एस इक्वल टू 0 तक इसको एक्सपांड करें, ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि इस वैल्यू पे एस, ये सॉरी इस टाइप से लाइन नहीं है, ये थोड़ी इस टाइप से लाइन है। ओके, तो यहां पर अपन मान सकते हैं कि यहां पर जो है एस इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, एट एनी पॉइंट टी जीरो, ठीक है, तो ये टी जीरो के लिए अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ, तो टी जीरो अपने पास फाइंड हो जाएगा, तो अपने को ये पता है कि एस इज इक्वल टू है क्यू अपन 4 पाई टी इंटू लॉग ऑफ, ये वाली इक्वेशन अपन ने देखी थी ना 2.25 वाली, 2.25 टी टी अपन आर स्क्वायर एस, ठीक है, एल एन ऑफ 2.25 टी टी अपॉन आर स्क्वायर एस, ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 हो गई, और log ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, तो अपने पास ये बोल सकते हैं 2.25 टी इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर एस, ठीक है, तो अपन एस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टी जीरो आर स्क्वायर एस, और टी अपन ने तो वैसे ही फाइंड आउट करके रखे थे, ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपन को पता है, नोन है, ठीक है, टी जीरो की वैल्यू अपन इस ग्राफ से फाइंड आउट कर लिए थे, और टी की वैल्यू अपन वैसे ही कैलकुलेट करके हैं, तो ये अपने पास स्टोरेज कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रोसीजर से अपन एस और टी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अनस्टेडी स्टेट कंडीशन इन अ कन्फाइंड इंटरवल। ओके, तो प्रोसीजर एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एस वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे, इजीली पंपिंग डेटा अपन को अब स्टेडी स्टेट कंडीशन की वेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपन जो है ड्राडाउन मेजर करेंगे और टाइम मेजर करेंगे, ठीक है, और अपन जो है वो ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है, बट ये आप ये ध्यान रखिएगा इस ग्राफ को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्लॉट करना, क्योंकि जब एक कॉमन ट्रेंड मिलेगा अपन को, एक सिंपल ट्रेंड मिलना चालू होगा इन ग्राफ में, उसी पॉइंट में जो है जैकब्स की जो है वैलिडिटी होगी, अर्ली डेटा के लिए नहीं होगी, तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए अपन को एस वर्सेस टी का जो है ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देन उसको अपन जो है जैकब अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से फिटिंग करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जैकब्स है उसकी जो वैलिडिटी वहां यहाँ पर शो हो रही है, बट यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो ये चीजें अपन को एनालाइज करना पड़ेगा।
देन अपने पास टी के कैलकुलेशन कर देंगे बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी कर्व इन सेमी लॉग पेपर, ठीक है। तो इसको अपन फिर सेमी लॉग पेपर में कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें लॉग साइड रहेगा टाइम और एस रहेगा अपने पास ड्रा डाउन वाई एक्सिस में। और इसमें कोई भी अगर एक ट्रेंड मिलेगा तो एक अपन जो भी लॉग साइकिल है, जैसे मान लीजिए 10 और 100 के बीच में कोई भी एक लॉग साइकिल ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए डेलेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डेलेस की वैल्यू फाइंड आउट करके अपन को टी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक सिंपल जो अपने पास एस वर्सेस टी का ग्राफ था, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ था, इसमें अगर वो एक लाइन को शो कर रहा है तो उस लाइन को एक्सटेंड करके अपन यहाँ टी जीरो तक ले आएंगे, जहां पर अपने पास एस की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो उस एस की वैल्यू जीरो के लिए अपने पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करके टी जीरो अपन को पता है, सभी वैल्यूज अपन को पता है, तो अपन एस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसको फाइंड आउट करने का। इसमें अपन को डेटा जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ है ड्रॉडाउन वर्सेस टाइप का, ओके, जो अपन पंपिंग डेटा से निकाल सकते हैं। तो ये पंपिंग टेस्ट से क्या है कि अपन एस और टी की बाय यूजिंग द थाइस कर्व, सॉरी बाय यूजिंग द जैकब अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन इसमें क्या है कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन था ये वाला u लेस देन 0.01, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत लॉन्ग रिकॉर्ड अपन को चाहिए टी का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि अपन बहुत लंबे टाइम तक इसको रिकॉर्ड करते हैं, बट एक कॉमन ट्रेंड अपन को मिल नहीं पाता है, ठीक है। बहुत पॉइंट है जो बहुत स्कैटर्ड होते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। और अगर बहुत टाइम तक अगर अपन उसको मेजर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट कंडीशन आ रही है। तो अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन तक अपन को वेट करना है तो अपन पहले वाली मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका लिमिटेशन है कि अल्टीमेटली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जिस लिमिटेशन को अपन स्टेडी स्टेट में देखे थे वो लिमिटेशन इसके साथ में भी है, तो वो सॉल्यूशन इनने प्रोवाइड नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डेटा ऑफ टी के लिए वैलिड है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि बहुत लंबी पंपिंग अपन को करना पड़ता है, तो ये इकोनॉमिकल भी नहीं होता है, ओके। तो ये वाली मेथड की ये लिमिटेशन है। इसी लिमिटेशन को देखते हुए एक नई अपने पास अप्रोच आई थी, जिसको अपन बोलते हैं थाइस टाइप कर्व, ठीक है। तो ये थाइस ने इंट्रोड्यूस किए थे, पहले उन्होंने इक्वेशन दिए थे, फिर उन्होंने टाइप कर्व करके उन्हें एक सॉल्यूशन बताए थे, ठीक है। तो अपन को ये फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू क्यू फोर पाई टी डब्ल्यू यू एंड यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर एस अपन फोर टी टी, ठीक है। इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपन, अगर एस इज इक्वल टू लिखे फोर पाई टी डब्ल्यू यू और टी, इसको अपन ने जो है इसको रीअरेंज करके लिए टी अपन आर स्क्वायर एस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टी अपन एस वन बाई यू। आप ये देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में रिलेट कर सकते हैं, डब्ल्यू यू वन बाई यू और एस और टी अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आप इसको लॉग लेंगे, ठीक है, तो अपने लॉग एज इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग क्यू अपन फोर पाई टी, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू यू, और ये लेंगे अपन लॉग ऑफ टी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लॉग ऑफ फोर टी अपॉन एस प्लस लॉग ऑफ वन बाई यू। इसका मतलब ये है कि अगर एक अपन ये वाला कर्व एक ग्राफ अपन कंस्ट्रक्ट करें बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू यू एंड वन बाई यू, और अगर अपन लॉग लॉग स्केल भी करें, ठीक है, और अपन एक ग्राफ अपन ये कंस्ट्रक्ट करें, तो अपन ये देखेंगे कि इस ग्राफ को इस ग्राफ में एक जो एडिशनल वैल्यू है, ठीक है, कोई एक एडिशनल वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक्सिस की शिफ्टिंग हो रही है बस, ठीक है। इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ट्रेंड वही रहेगा, ठीक है। अगर अपन ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू है, ये एडिशनल वैल्यू है, ये इससे एडिशन हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या फिर कोई दूसरा इसमें नहीं हो रहा है, या सब्सट्रैक्शन होता भी तो अपन उसको माइनस कर देते। तो ये अपन देख रहे हैं कि ये दो वैल्यू है, ये दो टर्म है, ये एडिशन में हो रही है। इसका मतलब है कि एक्सिस से थोड़ा एडिशन होकर शिफ्टिंग हो रही है, बट ट्रेंड जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस कर्व का ट्रेंड है और इस कर्व का ट्रेंड लगभग सेम होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि दो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं एस वर्सेस टी अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है, टी अपॉन आर स्क्वायर का ऑन लॉग लॉग पेपर। और उसी तरह एक अपन देखते हैं डब्ल्यू यू वर्सेस वन बाई यू ऑन अ लॉग लॉग पेपर, ठीक है। और इस दोनों कर्व को अपन इस तरीके से मैच करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अपने पास एस अपॉन टी, एस वर्सेस टी अपॉन आर स्क्वायर है और डब्ल्यू यू वर्सेस वन बाई यू है, ठीक है। तो इस ग्राफ को इसमें सुपर इम्पोज करते हैं और ये देखते हैं कि ये वाला जो ट्रेंड है वो किस पोर्शन पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें इसकी मेथड होती है कि सनलाइट में देखना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट पेपर में, दोनों ग्राफ को जो ट्रांसपेरेंट पेपर में, और उनको थोड़ा एडजस्ट करके अपन देखते हैं कि वो सुपर इम्पोज करके कि वो जो ट्रेंड है एस वर्सेस टी अपॉन आर स्क्वायर का, वो डब्ल्यू यू वर्सेस वन बाई यू ग्राफ में किस पोर्शन पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये वाला जो है ये सुपर इम्पोज करने के बाद में ये कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉन्साइड हो रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर कोई भी पॉइंट अपन इसमें ले लें, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास एस टी अपॉन आर स्क्वायर, डब्ल्यू यू और यू, चारों पैरामीटर अपने पास, पांचों पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। उससे अपन ऊपर वाली जो है थाइस इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है, उसका यूज करके अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एस और टी को, ठीक है, ट्रांसमिटिविटी और स्टोरेज कोफिशिएंट, ओके।
तो इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एडिशनल है, आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है एस अपॉन टी अपॉन आर, एस वर्सेस टी अपॉन आर स्क्वायर, एस का आर स्क्वायर का, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये शिफ्ट करके ये जो एक्सिस है ये एडिशनल में गया है, तो ये एडिशनल क्वांटिटी है वो ये शो कर रही है, ठीक है। ये एडिशनल वैल्यूज है जो इस शिफ्ट को क्या है, ये एक्सिस को क्या है जो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एडिशनल वैल्यू है, ये जस्टिफाई करता है कि जो थाइस टाइप कर्व है वो किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है। ओके, तो कोई भी अपने पास पॉइंट के लिए कोई भी एक सूटेबल पॉइंट ले लेंगे और कहीं भी ले लेंगे अपन, कोई भी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार अगर टाइप कर जो है वो मैच कर गया, उसका मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें। तो कोई भी पर्टिकुलर अपने पास पॉइंट के लिए टी अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी, एस मतलब ड्रा डाउन की, डब्ल्यू और यू की वैल्यू हो जाएगी। तो अपने पास थाइस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन का यूज करके एस और टी को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी लिमिटेशन को इनने बाईपास कर दिया था। इसमें अपन को अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में भी कर सकते हैं, और अपने पास कोई लॉन्ग डेटा अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। एस वर्सेस टी का, अपने एस वर्सेस टी अपॉन आर स्क्वायर का डेटा अपने पास शॉर्ट भी हो बट एक ट्रेंड में हो तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अर्ली स्टेजेस या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टी, उसका भी इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। और डब्ल्यू यू और वन बाई यू का जो डेटा स्टैंडर्ड्स अपने पास अवेलेबल है, तो उसको भी अपन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये है अपने पास थाइस टाइप का। अब अपन बात करते हैं अनकन्फाइंड इक्वेशंस की, ठीक है। अब अनकन्फाइंड इक्वेशंस में अपन देखेंगे कि किस तरीके से इसकी फ्लो इक्वेशन को डिराइव करते हैं। बट अनकन्फाइंड इक्वेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये कोन ऑफ डिप्रेशन है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पंपिंग कपन करते हैं तो इस टाइप का एक कोन ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये वाली सॉइल है जहाँ पर अनसेचुरेटेड होती है या पार्शियली सेचुरेटेड होती है, ये सेचुरेटेड होती है, ठीक है। तो इसको ये अपने पास है ड्रा डाउन, ठीक है। इनिशियल लेवल था और ये फाइनल लेवल है, ठीक है। तो इस टाइप का एक कोन ऑफ डिप्रेशन आ जाता है। तो होता क्या है कि अब जैसे पहले इनिशियल कंडीशन थी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, जैसे जैसे पंपिंग हो रही है वैसे वैसे ये कोन ऑफ डिप्रेशन चेंज होते जा रहा है। पहले ये इस टाइप से होगा, ठीक है, देन फिर ये इस टाइप से होगा, देन इस टाइप से होगा, देन फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली क्या है, अब पहले जब हुआ था तो एरिया ऑफ द फ्लो अपने पास इतना था, ठीक है। सेकंड टाइम में थोड़ा कम हुआ, थर्ड टाइम में और कम हो गया, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ द फ्लो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो जो कोन ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब है एरिया ऑफ द फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। कन्फाइंड के केस में ये नहीं था। कन्फाइंड केस में आपने देखे थे कि वॉल्यूमेट्रिक डिफरेंस नहीं होता बट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिफरेंस होता है अगर अपन वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर लेवल है वहां पर वो डाउन नहीं होता है, ओके, क्योंकि वहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ही जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है और उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो वहां इस टाइप का फिनोमेना जनरेट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रा डाउन इंक्रीज करते हैं तो कोन ऑफ डिप्रेशन वो चेंज होते जाता है, तो एरिया ऑफ द फ्लो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन में क्या बहुत कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पर चेंज हो रहा है एरिया का, इसलिए फ्लो इक्वेशन डिराइव करना अपन को दिक्कत होती है, इसलिए अपन को कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहले है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ड्यूपिट एजम्पशंस, ठीक है। ये अनकन्फाइंड इक्वेशंस के लिए दिए थे फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसमें ये बोला था कि जो कर्वेचर ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज स्मॉल सो कंसीडर्ड एज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई एक ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये अपने पास लैंड सरफेस है और ये अपन मान लेते हैं कि इम्परमेबल रॉक है, ठीक है। ये अपने पास कोई एक वेल है, ठीक है, इससे जो वाटर है वो अपन पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये कोन ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अपने पास यहाँ का एरिया है वो अब कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें ड्रेन आउट करेगा, देन इसको वाटर जो इसमें राइज होगा, ठीक है। तो अपने पास जो फ्लो बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। जो स्ट्रीम लाइन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ठीक है। नियरली हॉरिजॉन्टल नहीं होगी बट ये वाला जो फ्लो है वो इस टाइप से जो है इस डायरेक्शन में ये कर्व बनाते हुए इसमें ड्रेन आउट होगा, ठीक है। तो इनने ये बोले थे, आप इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे ये अपने पास वाटर टेबल, सॉरी इसमें नहीं बताया, तो ये जो स्ट्रीम लाइन है वो इस टाइप का शेप बनाएंगे, ठीक है। तो इनने ये बोले थे कि जो स्ट्रीम लाइन है हॉरिजॉन्टल होगी, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रीम लाइन शुड बी स्मॉल तो कंसीडर्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन का जो कर्वेचर है वो बहुत कम होगा, इसलिए उसको अपन हॉरिजॉन्टल लेंगे। दूसरा ये बोले थे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस या वाटर टेबल एंड नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है। तो अगर अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास वाटर टेबल, क्योंकि वाटर टेबल अपने पास कंटिन्यूअसली स्ट्रेट नहीं होती, आपको पता है कि वाटर टेबल इस टाइप से ये मूव करती है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप जो वाटर टेबल होगी वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगी, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि ये स्मूथ ऐसा कर्व बनता है वाटर टेबल का, तो उसको अपन ने कंसीडर किया, आइडियलाइज किया स्ट्रेट लाइन। तो ये काफी कुछ हालांकि वैलिड होता भी है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस, ओके। इन दो assumptions को लेते हुए इनने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे। तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, सेम है जैसे कन्फाइंड इक्वेशन मैंने आपको बताया था। थ्री डायमेंशनल फ्लो है जिसमें डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। इनफ्लो ले रहा है अपन को, आउटफ्लो क्यू एक्स की वैल्यू डिराइव करना है, ठीक है। तो वहां अपन ने देखे थे डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एस बाई टी डी एच अपॉन डी टी, ये वाला फॉर्म इक्वेशन जनरेट हुई थी, लैपलास इक्वेशन थी जिसमें ये यहाँ पर कुछ उसी तरह की इक्वेशन है, डेल स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब अपन देखेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर वन डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, फॉर अनकन्फाइंड एक्सफर। वहां भी अपन ने देखे थे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। उस केस में क्या है, थोड़ा मैं इसमें भी बहुत लंबा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट थोड़ा आपको डिस्कशन कर देता हूँ मैं। कि मान लीजिए कि अपने पास दो पीजोमीटर है, दो ऑब्जर्वेशन वेल है, जिसमें एक में हाइट है h1 और दूसरे हाइट में h2, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास कंटिन्यूसली रिचार्ज हो रहा है। देखो अनकन्फाइंड एक्सफर में फ्लो इक्वेशन को डेराइव करने में एक और प्रॉब्लम होती है कि उसमें रिचार्ज भी अपन को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो रिचार्ज हो रहा है तो क्या है कि कोन ऑफ डिप्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और वाटर टेबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली कोन ऑफ डिप्रेशन भी इन्फ्लुएंस्ड हो रही है और वाटर टेबल भी इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, इसलिए इस टाइप की कंडीशंस पे अपन को इक्वेशन को जनरेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज होने के बाद में जो वाटर टेबल का जो कर्व बनता है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखना कि ये जो वाटर टेबल है ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती, इस लाइन को अपन बोलते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिवाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर डिवाइड। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो ये वाटर होगा इस डायरेक्शन मूव करेगा और इधर वाला वाटर इस डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर को डिवाइड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन से पूछता है कि ग्राउंड वाटर डिवाइड क्या होता है, डिवाइड द ग्राउंड वाटर इन टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये दो पार्ट में दो डायरेक्शन में वाटर को मूव कराता है, ठीक है। ये वाला इस साइड का जो वाटर होगा वो इधर मूव करेगा, देन इधर का वाटर जो है वो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो जो फ्लो डायरेक्शन जो है वो डिवाइड करता है, तो वो लाइन जो होती है ग्राउंड वाटर डिवाइड कहलाती है, ओके। तो इसमें सिंपल था कि अगर अपने पास एक्स डायरेक्शन में अगर अपने पास यहाँ से फ्लो जा रहा है तो अपने पास कुछ रिचार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट क्या था, जो इनिशियल अपने पास, सॉरी क्यू क्यू नॉट था ये। क्यू नॉट से अगर कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो जो अपने पास क्यू एक्स मिलेगा वो होगा क्यू जीरो प्लस आर एक्स, ठीक है। आर एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो रिचार्ज हो रहा है, ओके। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ग्राउंड वाटर डिवाइड याद रखिएगा, ठीक है, उसको आप समझ जाइएगा। देन अपन बात करते हैं रेडियल फ्लो की। रेडियल फ्लो प्रैक्टिकली भी आपने देखे थे, जो मैं आपको पहले बताया था, जैसे ये वेल है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है वो ऐसे टू डायमेंशनल नहीं होता, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का वाटर है स्ट्रीमलाइन बना के ये कंट्रीब्यूट करता है ट्रेन के लिए, ठीक है। तो ये जो वाटर है जो जो फ्लो होता है इस टाइप से होता है, ठीक है, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, ओके। तो रेडियल फ्लो के लिए अपन देखेंगे, ये अपने पास लेप्लास इक्वेशन थी, डेल स्क्वायर ऑफ द एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को अपन एक्सपांड कर दिए फॉर रेडियल कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो हो गया डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डी एच अपॉन डी एच स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डी एच स्क्वायर, हाँ नहीं है, ये डी एच अपॉन डी आर है, ओके। इनको इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिटिंग कंडीशन के लिए। मान लीजिए कि अपने पास एक ये वेल है जिसमें क्यू डिस्चार्ज अपने पास, इनिशियल जो वाटर लेवल था उसका एच है, ठीक है, और जो ड्रा डाउन है अपने पास एच डब्ल्यू है, और हाइट ऑफ द वाटर टेबल है, हाइट ऑफ द वाटर है जो वेल में वो है एच डब्ल्यू, ठीक है। आर है अपने पास रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, तो यहाँ जाके जो वाटर लेवल है वो इनिशियल वाटर लेवल हो गया, और आर डब्ल्यू अपने पास रेडियस ऑफ वेल, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ वेल, ओके। तो इस तरीके से एक इक्वेशन जनरेट होती है Q इज इक्वल टू पाई के। इसमें भी डेरिवेशन बहुत लंबा है, आप डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लीजिएगा। तो Q इज इक्वल टू होगा पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपन अपन एल एन ऑफ आर अपॉन आर डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ने स्टेडी स्टेट कंडीशन में देखे थे कि एच और एच डब्ल्यू को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो एच है, ठीक है, ये जो इम्परमेबल लेयर ये बहुत नीचे है, अपन को पता भी नहीं, अपन जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि इम्परमेबल लेयर होती है, ठीक है, जिसमें ये वाटर सस्टेन होता है। तो इसके जो मेजरमेंट करना कि अपन को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने डेप्थ में है, ठीक है। तो अपना वेल जो होता है वो पार्शियली पेनिट्रेटिंग होता है, पूरा नीचे तक उसको पेनिट्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एच और एच डब्ल्यू इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस समस्या के लिए इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एच प्लस एच डब्ल्यू और एच माइनस एच डब्ल्यू, ठीक है। एच माइनस एच डब्ल्यू जो अपन को वो पता है ड्रा डाउन है, ठीक है। तो इनिशियल वाटर लेवल माइनस द पंपिंग वाटर लेवल इज इक्वल टू द एच डब्ल्यू, ठीक है। बट अपन को ये पता है कि ये जो डेप्थ है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर डेप्थ है अपने पास। उसके कंपैरिजन में जो एच डब्ल्यू है बहुत स्मॉल है, मुश्किल से ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इतनी होगा ड्रा डाउन, ठीक है। तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एच प्लस एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एच है, बट एच डब्ल्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एच डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच, ठीक है। तो इस कारण से अपन जो है एच प्लस एच डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एच, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट करें, और अपन को पता है के मल्टीप्लाई बाय द एच ट्रांसमिटिविटी को शो करता है, तो अपन ये बोल सकते हैं इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी क्यू इज इक्वल टू 2 पाई टी एच डब्ल्यू अपन एल एन अपन आर डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये अनकन्फाइंड एक्सपर्ट्स के लिए है रेडियल फ्लो के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में।
अच्छा, आप इसमें एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, मैंने पहले आपको बताया था कि जो ट्रांसमिटिविटी है उसको अपन अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, बट यहाँ पर अपन ने उसको ट्रांसमिटिविटी को इनकॉर्पोरेट किया है। होता क्या है उसमें कि वो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो थिकनेस है, ठीक है, एक्विफर की, वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ड्रा डाउन। कन्फाइंड एक्विफर में ये नहीं होता, बट यहाँ पर आपने देखिए जो कैपिटल एच है वो इनिशियल वाटर लेवल है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियल वाटर लेवल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल पे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच है वो कांस्टेंट हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। इस कारण से अपन ने यहाँ पर ट्रांसमिटिविटी को कंसीडर किया था। बट इन जनरल अनकन्फाइंड एक्विफर में अगर विड्थ अगर अपन कंसीडर करेंगे, जो कि ट्रांसमिटिविटी को अपन डिफाइन करते हैं, अगर विड्थ कंसीडर अपन करेंगे तो वो कुछ वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इन जनरल आपको मैंने बताया था, इन जनरल अनकन्फाइंड एक्विफर्स में ट्रांसमिटिविटी को डिफाइन नहीं करते, बट इस कंडीशन में अपन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये है अपने पास। अच्छा, अनस्टेडी स्टेट की कंडीशन की बात करूं अनकन्फाइंड एक्विफर में, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपन को ड्यू पॉइंट के अजम्पशन लेना पड़ा था स्ट्रीम लाइन के लिए और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए, उसके बेस पे ही अपन ने ये इक्वेशन को डिराइव कर पाए थे। अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि अपने पास एक तो ड्रा डाउन है वो भी वेरी कर रहा है, तो एरिया ऑफ द फ्लो भी वेरी कर रहा है कोन ऑफ डिप्रेशन चेंज होने के कारण, एज वेल एज उसमें इन्फ्लुएंस होता है रिचार्ज का। ओके, रिचार्ज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इस कारण से ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण में अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए जो अनकन्फाइंड इक्वेशंस में अपन अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ 15, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेल लॉस, ठीक है। तो एक दो और इसमें लेक्चर बचे हुए हैं वेल के, सॉरी ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद अपन चालू करेंगे इरिगेशन। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसमें कुछ टॉपिक भी अगर मिस हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी कवर कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू।